हमारे पास एक कमेंट आया हुआ है, 10% हमने डाई में क्लियरेंस रखा लेकिन फिर भी बर आ रही है, क्या करना होगा, कैसे सही होगी, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी। अगर आपके माइंड में ऐसा कोई क्वेश्चन है तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा, क्योंकि ये कमेंट में आया हुआ था। हो सकता था मैं इसको रिप्लाई कर सकता था, लेकिन रिप्लाई करने में मैं वो चीज़ नहीं समझा सकता था जो शायद मैं इस वीडियो के माध्यम से समझा सकता हूँ। अक्सर करके ज़्यादातर तो मैं रिप्लाई कर देता हूँ, लेकिन काफ़ी चीज़ों को रिप्लाई इसलिए नहीं करता कि उस रिप्लाई से सामने वाले बंदे को मैं सर्टिफाइड नहीं कर पाऊंगा। काफ़ी सोचने के बाद मैंने सोचा यार आज संडे है, आज एक बार क्यों नहीं वीडियो बनाई जाए, मतलब कुछ क्वेश्चन को पिक किया जाए, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ देखने और सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आप सीख के ही जाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को मैं लेता हूँ जो कि थोड़ा सा बुरा भी लगा था इधर को। क्यों, आप देख लीजिए दोस्तों। कमेंट ये आया हुआ है कि लोहा और एल्युमिनियम का साइज सेम हो सकता है लेकिन वेट सेम नहीं हो सकता है। आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, यानी कि आप रॉन्ग समझा रहे हैं, यानी कि आप गलत बता रहे हैं। मेरे को तकलीफ जब हुई थी जब उस बंदे ने अगर इस वीडियो को कंप्लीट नहीं देखा होगा। मैंने दोबारा कमेंट भी किया, कमेंट में डिटेल में समझाया भी कि जैसे ही आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, जो वीडियो मैंने बनाई थी मटेरियल का वेट निकालने का, यानी कि साइज डालना, वेट निकालना, कॉस्ट निकालना, सारा कुछ मैंने डिटेल में क्लियर, वो भी लाइव प्रूफ दिखाया था। उसी समय मैंने बता भी दिया था कि जैसे ही अगर आपने स्टील मटेरियल चॉइस किया है तो 7.85 का फार्मूला चलेगा, जैसे ही आपने एल्युमिनियम का किया तो आपका फार्मूला चेंज हो जाएगा। चाहे आप ब्रॉस का, कॉपर का, एल्युमिनियम का, उसके साथ साथ जो भी आप यूज करना चाहते हो, उसमें बहुत सारे मटेरियल दिए हुए हैं, चाहे जो भी आप यूज करना चाहते हैं, तो हर समय हमेशा जैसे आप चॉइस करते हैं वहाँ पे फार्मूला चेंज होता है। लेकिन इन सर ने वीडियो कंप्लीट नहीं देखा होगा, तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। मैं इसीलिए 10 बार बोलता हूँ, आप लोग जो भी कमेंट करते हो ना, मैं बताता हूँ, गारंटी देता हूँ, जो 40 वीडियो होगी अपने इसी चैनल, सिर्फ 40, ज़्यादा नहीं कहता मैं, सिर्फ 40 वीडियो है, लेकिन आपके 400 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती है 40 वीडियो। अगर आपने दोबारा से सारी वीडियो कंप्लीट देख लिया तो आपने एक वीडियो देखा, आपने तुरंत नीचे कमेंट कर दिया सर मुझे इसके बारे में बताइए, लेकिन आपको पता होना चाहिए मैं ऑलरेडी उसके बारे में पहले से ही बता चुका रहता हूँ। बस आपको क्या करना होता है, आपको और वीडियो देखनी होती है। अब मान लीजिए मैं इस वीडियो में आया, मैंने एक ही क्वेश्चन को ऊपर रखूंगा ना थंबनेल पे, स्टार्टिंग में एक ही क्वेश्चन आपको दिखाई दे, लेकिन अंदर मैंने 5 क्वेश्चन को पिक किया। जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ हमेशा उसमें वो भी पॉइंट को कवर करता हूँ जो पॉइंट के बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग हर चीज़ डीपली नॉलेज हो। लेकिन इस वीडियो को जैसे ही आपने कमेंट किया, आपको पूरा वीडियो दोबारा से देखना चाहिए था, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड भी कर लेना चाहिए, डाउनलोड करके ट्राई करना चाहिए था, फिर एक कमेंट कर बताना चाहिए था ये रॉन्ग है या राइट है। चलिए कोई बात नहीं, मैंने उनको रिप्लाई कर दिया था सिर्फ इसलिए कि आप लोग और वीडियो देखा करिए और बहुत सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, मैंने एक 40 होल की डाई बनाई थी पंचिंग की, जो कि मैंने 2 पार्टों में बना के सारा कुछ लाइव दिखाया भी था, कंपोनेंट निकाल के दिखाया था। उसी के रिगार्डिंग एक मतलब इनका क्वेरीज है। इन सर का क्वेश्चन है कि 40 होल की जो हमने डाई बनाई थी, क्या हमने 40 होल में जो हमने बुश लगाए थे क्या सभी में क्लियरेंस डाला था? जी हाँ, सभी में ही क्लियरेंस डाला था, क्योंकि पंचिंग तो अलग अलग हो रही है ना। यहाँ पंचिंग हुई तो उस पंचिंग के हिसाब से हमने बुश में क्लियरेंस डाला, यहाँ पंचिंग हो रही है तो उस बुश के हिसाब से हमने वहाँ पे क्लियरेंस डाला। जो हमने 10% लेके चलते हैं तो उसके हिसाब से हमने क्लियरेंस डाला, यानी कि 40 बुशों में ही क्लियरेंस पड़ेगा। तो ये बात मैंने उनको रिप्लाई भी कर दिया था, ये बात आप लोगों को भी क्लियर हो गई हो, काफ़ी लोग हो सकता शायद में डाउट रहा हो ऐसा कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, दोस्तों मैंने एक पोस्ट किया था, ब्लैंक टूल में डाई मास्टर होता है या पंच मास्टर होता है? इन सर ने मुझे लिखा था डेफिनेटली पंच होता है, जबकि मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी इतनी डीपली वीडियो बनाई थी जिसमें कि आपको एक एक चीज़ों के बारे में बताया था, क्लियरेंस से लेकर ब्लैंक टूल में क्या फ़र्क होता है, पंचिंग टूल किसे कहते हैं, ब्लैंक टूल किसे कहते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ब्लैंक टूल मास्टर होता है, पंचिंग टूल में कौन मास्टर होता है, ब्लैंक टूल में कौन मास्टर होता है, सबको डीपली बताया था। लेकिन फिर भी इन्होंने गलत यहाँ पर चॉइस किया था, इन्होंने बताया पंच होता है, जबकि मैंने पहले क्लियर बता चुका हूँ कि हमेशा ब्लैंक टूल में डाई मास्टर होता है, क्योंकि डाई आपके कंपोनेंट का साइज बनाता है, साइज को मेंटेन करता है। पंचिंग टूल में हमेशा पंच साइज बनाता है, इसलिए हमेशा पंच मास्टर होता है, और पंच ही आपका साइज बनाता है जो आपको कंपोनेंट में चाहिए होता है। और ब्लैंक टूल पंचिंग टूल में क्या डिफरेंस है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, आप ध्यान रखिएगा। ब्लैंक टूल में हमेशा डाई मास्टर होता है और पंचिंग टूल में हमेशा पंच मास्टर होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमेशा पंचिंग टूल में पंच ही साइज कंट्रोल करता है, साइज ही मेंटेन पंच ही करता है। ब्लैंक टूल में हमेशा डाई साइज मेंटेन करती है, इसलिए ब्लैंक डाई में हमेशा डाई मास्टर होता है। सीधी सी बात है, एक बात को समझ चलिए, आपके घर को कौन चलाता है? आपके पापा चलाते हैं या आप चलाते हैं? अगर आप पूरे घर को मेंटेन करते हो तो हेड कौन हुआ, मास्टर कौन हुआ? आप हुए। सिंपल सी बात है कि मास्टर तो आप हुए ना। क्यों? क्योंकि आप उस घर को मेंटेन कर रहे हो, घर को चला रहे हो आप। चाहे आप चला रहे हो, आपके पापा, अगर आपके पापा चला रहे हैं तो हेड आपके पापा हुए ना। मेरे पापा मेरे घर में हेड है, क्योंकि पूरा घर वो चला रहे हैं।
हेड है ना वो, क्यों? क्योंकि वो कंट्रोल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। इस समय क्या हुआ, ब्लैंक टूल में डाई आपके साइज को मेंटेन कर रही है, डाई आपके साइज को बना रही है। आपके कंपोनेंट का साइज कौन बना रहा है? डाई बना रही है। तो मास्टर कौन हुआ? डाई हुआ। पंचिंग टूल में पंच आपका साइज बना रहा, तो मास्टर कौन हुआ? पंच हुआ। बिल्कुल सिंपल सी बात है, सिंपल सी भाषा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा गया है, नमस्कार सर, मुझे जानना है कि पंच प्लेट में वायर कट करवाना पड़ता है क्या? हाँ, तो जैसे कि इनका क्वेश्चन था, हालांकि जो मैंने एक कंपाउंड टूल की वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने देखा होगा, 1 घंटे की थी, वहाँ पे मैंने एक चीज़ को क्लियर किया था, वहाँ मैंने दिखा भी दिया था कि पंच प्लेट में हमने वायर कट करवाया था। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके टूल और टूल डिजाइनिंग पे और कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। पंच प्लेट जो होती है हमेशा कभी उसको वायर कट करवाने की जरूरत पड़ सकती है, कभी नहीं भी पड़ सकती है। कह रहा हूँ मैं, हमेशा ये आपके टूल डिजाइन पे या कंपोनेंट पे डिपेंड करता है। अब कैसे डिपेंड करता है वो सोचिए। मान लीजिए आपके पास छोटे छोटे पंच है, ठीक है, छोटे छोटे पंच है, पंच प्लेट में तो रुकेंगे ना, वो पंच प्लेट में ही रुकेंगे। और हो सकता है कुछ ऐसा आपने टूल डिजाइनिंग किया हो कि वो 4 पिनें लग रही हों, पंच उसमें से आ रहे हो। जैसे मैंने पिछले वाली वीडियो आप लोग देखी हो कंपाउंड टूल वाली, उसमें था, जैसे कि आपको एग्जाम्पल समझा देते हैं। मान लीजिए कोई पंच इस तरीके से इस शेप में है, कोई इस शेप में अगर कोई पंच है, तो इसके लिए पंच प्लेट तो आपको बनाना पड़ेगा ना। ये कैसे इसको डालोगे आप, कैसे डालोगे आप? हो सकता है आपने आपकी पंच प्लेट कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर आपने 4 पिनें चलने वाली हैं, यहाँ पर आपका कुछ ऐसे पंच है, कुछ हो सकता है इस तरीके का पंच हो, कुछ भी साइज का पंच हो, तो इसके लिए आपको पंच प्लेट बनानी पड़ेगी। क्योंकि पंच प्लेट से होके स्टीपर प्लेट में या गाइड प्लेट में आपके पंच जाएंगे, तो इसके लिए आपको बनाना पड़ सकता है। लेकिन किस केस में नहीं बनाना पड़ेगा वो समझ लीजिए। मान लीजिए कोई आपके पास सीधा सीधा कोई इतना बड़ा सा कोई पंच है, कोई बड़ा पंच है, चाहे जैसा भी हो, शेप कैसी भी हो सकती है। अगर पंच इस तरीके का है तो आप उसको, उसमें आपको कुछ नहीं करना, आपने सीधा यहाँ पे बोल्टिंग कर देनी है और डायरेक्ट पंच प्लेट में जोड़ लेना है। ऊपर जाके ऊपर पंच प्लेट के ऊपर, जैसे ये इसके ऊपर एक प्लेट लगानी है आपको, उस पर जाके इसको जोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट चल सकता है ये आपका, या आपका टॉप प्लेट जो भी हो आप उस पर जोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कई केस ऐसे होते हैं जहाँ पे पंचिंग टूल बना रहे हैं या ब्लैंक टूल भी कोई ऐसा बना रहे हैं, हो सकता है आपको वहाँ पर पंचों को भाई सीधा रखोगे, पंच उसके लिए वायर कट आपको करवाना पड़ सकता है अलाइनमेंट के लिए, क्योंकि स्टीपर प्लेट, डाई प्लेट और पंच प्लेट के अलाइनमेंट के लिए वहाँ पर आपको जरूरत पड़ती है स्टीपर प्लेट या पंच प्लेट, डाई प्लेट, उसके साथ साथ जो भी आपको इसमें जरूरत होंगी वो सारी चीज़ें आपको वायर कट करवानी पड़ सकती हैं। वो डिपेंड करता है टूल डिजाइन का, कंपोनेंट के ऊपर, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो हमारे सारे क्वेश्चन लगभग पिक हो चुके हैं। जो एक मेन क्वेश्चन था जो मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया है, उसका आंसर देता हूँ, जो कि यहाँ पे पूछा गया था। 10% मैंने क्लियरेंस दे दिया, लेकिन फिर भी बर आ रही है, इसका क्या कर सकते हैं एक चीज़, और क्या प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए मैं दोनों अपनी तरफ से कोशिश करूँगा बताने के लिए, समझाने के लिए। देखिए दोस्तों, अगर बर आती है ना, बर आने के रीज़न तो कई सारे हो सकते हैं, ठीक है। कई सारे होने का मतलब ये है कि सबसे पहला रीज़न ये हो सकता है, चलो क्लियरेंस ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आपने कह दिया नहीं हमने 10% क्लियर डाला, यानी क्लियरेंस आपका सही है। चलिए मान लेते हैं क्लियरेंस सही है, कोई बात नहीं है। फिर हो सकता है आपकी चलो डाई झड़ गई होगी, ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा। चलो मान लो आप चीज़ आपको बेसिकली दिख रहा है, आपको दिख रहा है फ्रंट पे दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने डाई या पंच को ग्राइंड कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं, आपने सब कुछ सही किया है। फिर उसके बाद और भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसको मैं बता देता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस वो आपको शेयर करता हूँ। देखिए मान लीजिए आप एक एग्जाम्पल समझते हैं, ये हमारा कुछ इस तरीके से हमारा कोई पंच है, ठीक है। अब आपका हमारा ये पंच है कुछ इस तरीके का, ठीक है। ये हमने कटिंग के लिए बनाया, ये हमारा पंच है, ठीक है। ये हमारा पंच है, ये हमारा पंच है, आपने इसको कटिंग के लिए बनाया, ठीक है। अब इसमें सबको ध्यान देने वाली बात क्या है, अब वो समझ लीजिए। बर आने के कई कारण होते हैं, जो होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहला क्या हो सकता है, यहाँ देखिए सेंटर लाइन है। सेंटर लाइन का मतलब क्या हुआ, आपका ये बराबर हो, ये बराबर होगा, ये सेंटर लाइन है, इससे ये पोजीशन बराबर होगी, ठीक है। ये बराबर होगी, दोनों चीज़ आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका ये भी बराबर होगा और ये भी बराबर होगा। यानी कि अगर आप देखिए, यानी कि अगर आप समझ लीजिए कि अगर ये सेंटर लाइन, अगर हम यहाँ से अगर हम डायल लगा चेक करें, तो ये पोजीशन, और यहाँ से डायल लगा कर अगर इस पोजीशन को चेक करें तो बिल्कुल जीरो आएगा। ये जीरो आना चाहिए, बिल्कुल जीरो आना चाहिए। अगर आप राउंड में चेक करते हैं ऐसे घुमा के, अगर राउंड पंच है, मतलब एग्जाम्पल समझा रहा था कि आसानी समझ में आ जाए। इस तरीके से और भी पंच हो सकता है और टाइप हो सकते हैं, वो मैटर अलग है, ठीक है। मैटर अलग होगा लेकिन सब्जेक्ट एक ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर आप यहाँ से चेक करेंगे ये बराबर होना चाहिए, ये बराबर। लेकिन कई बार क्या हो सकता है कि ये चीज़ आपका गलत हो। ये आपने साइज तो मेंटेन कर दिया, मान लीजिए आपने 10 का साइज रखा, ये आपका 12 का था, तो ये साइज तो आपने मेंटेन कर दिया, लेकिन हो सकता है कि ये आपका आउट कटा हो। आउट कटा होने मतलब ये 10 तो हो, लेकिन इस सेंटर से अगर आप यहाँ पे चेक करते हैं, अगर ये 5 है, हो सकता है ये 5.5 हो और ये 4.5 हो, यानी कि 0.5 करते 1 मिलीमीटर डिफरेंस हो गया हो। एग्जाम्पल ही बता रहा था, हो सकता है शायद आपका 0.1 हो, 0.2 हो,
क्योंकि मान लीजिए आपके पॉइंट 2 की सीट अगर पॉइंट 2 आपका अपसेट हो जाता है तो क्या होगा, एक तरफ साइड मारेगा, डाई भी टूटेगी, पंच भी टूटेगा। अगर 0.5 भी अपसेट होता है उसकी वजह से क्या होगा, अगर आपका कोई कंपोनेंट इस तरीके से पंचिंग हो रहा है तो ये एक साइड में हल्की बर आएगी, एक साइड में बिल्कुल लगड़ के जाएगा। कहने का मतलब है दोनों तरफ से ही नुकसान है, एक तरफ क्लियरेंस ज़्यादा हो रहा है तो भी बर आ रही है, एक तरफ लगड़ जा रहा है तो भी बर आ रही है। बर आने का सबसे बड़ा रीज़न एक ये हो सकता है, सबसे बड़ा रीज़न एक हो सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कोई भी चीज़ अपसेंट्रिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमने कई बार हमसे भी गलती हो जाती है, कई बार हमने देखा है कोई भी हम पंच इस तरीके से बनाते हैं जो उसका सेंटर होता है कई बार आउट हो जाता है हमसे। अगर आउट हो गया वो चीज़ हमेशा दिक्कत करेगी। एक प्रॉब्लम ये हो गई है। और दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, अगर नंबर 2 की बात करें हम, नंबर 2 में प्रॉब्लम क्या आती है, नंबर 2 देखिए समझ लीजिए, नंबर 2 प्रॉब्लम आपको ये आ सकती है। देखिए कोई टूल आपने बनाया, ठीक है, आपने कोई टूल बना दिया और कोई टूल का आपका अलाइनमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है, ये कोई अलाइनमेंट आपका बिल्कुल सही है, आपने ये स्टीपर प्लेट सब कुछ लगा दिया। अब ये नीचे की डाई प्लेट है, ठीक है, अगर आपकी ये डाई प्लेट है, अगर ये डाई प्लेट है आपकी नीचे की, अगर ये पंच है, पंच का आपने साइज तो बिल्कुल सही बनाया जैसे मैंने बताया था, लेकिन अगर इस पंच और डाई के अलाइनमेंट सही नहीं है, आपने पिलर लगाया है, पिन लगाया, जो भी लगाया, अगर ये पहले तो आपने बनाने में गलती की हो तो आपकी गलती वो थी, हो सकता है आपके असेंबली में गलती हो तो कहाँ गलती होगी वो समझ लीजिए। आपका ये जो पंच इसके अंदर है, ये पंच अगर डाई के अंदर आता है, ठीक है, ये डाई के अंदर आता है, हो सकता है ये डाई के अंदर आपका आउट होने का मतलब है अलाइनमेंट बिल्कुल सीधी ना मिलती हो। जैसे देखिए आपको मैं समझाता हूँ, ये चीज़ है, ये पेन है ना, ठीक है, ये इसके अंदर जा रहा, चला गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। हो सकता है कि आपका ये सारा साइज सब सही हो, जैसे आपको मैंने बताया ये साइज आपका सही हो, अगर इसके सेंटर से अगर ये आउट होगा तो भी गलत है, ठीक है, वो गलत है ही है, क्योंकि गाइड तो आपका ये कर रहा है ना, ये पोजीशन आपका गाइड होकर नीचे जा रहा है, पोजीशन ये आपका गाइड होता है, ये चीज़ गाइड होता है, ये चीज़ नीचे जा रहा है, और ये चीज़ अगर आउट है तो ये एक तरफ लगड़ेगा, एक तरफ ये लगड़ मरेगा, एक तरफ मतलब क्लियरेंस ज़्यादा होगा, एक तरफ क्लियरेंस कम होगा, ठीक है। ये तो गलती हो जो मैंने आपको पहले समझा दिया। दूसरी गलती क्या होगी आपको समझ लीजिए। दूसरी गलती ये हो सकती है कि आपका ये सब कुछ तो सही हो, लेकिन अब ये डाई है, ये पंच है, अगर ये इसके अंदर ऐसे जा रहा है, इसके अंदर अगर जा रहा है, ठीक है, साइज तो आपका सही है, इसका भी सही है, इसका भी सही है, लेकिन अगर ये इसके ऊपर अगर ऐसे साइड से होकर जाएगा, अगर ऐसे साइड से होकर जाएगा, क्या ये जाने देगा? ऐसे नहीं जाने देगा ना। तो अभी तो जा रहा ना, जा भी तो रहा है, आप कह रहे हैं भाई तो जा तो रहा है, लेकिन कैसे जा रहा है, देखो लगड़ के गया ना, ये ज़बरदस्ती जा रहा ना, चला जाएगा भाई, प्रेस का फोर्स इतना होता है, चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चला जाएगा। जब जाएगा तो ऐसे जाएगा ना, ऐसे गया तो फिर क्या हुआ, यहाँ से लगड़ कर गया, यहाँ की आपकी डाई भी खराब कर रहा है, एक साइड से पंच भी खराब हो रहा है, एक साइड डाई लगड़ के जा रही है। सेम प्रॉब्लम वही आई जो आपने पंच में गलती की थी, सेम प्रॉब्लम यहाँ पर भी वही उठकर आ गई है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग यार ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि मैं बहुत ही नॉर्मल तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। और रही बात मेरे पास डिजाइनिंग के लिए यार काफ़ी सारे कमेंट आए हुए थे, तो एक बार आप लोग मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा डिजाइन के लिए, यानी कि ऑटोकैड या एनएक्स या सॉलिडवर्क 2D एंड 3D जो भी हम टूल डिजाइनिंग करेंगे, क्या हम इसी चैनल पर डालें? यार मुझे ऐसा लगता है अगर हम इस चैनल पर डालते हैं खिचड़ी पक जाएगी, मतलब हो जाएगा कि मतलब काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी। क्या हम ऐसा करें कि जितनी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो सब चीज़ें हम इसी चैनल पर दिखाएं और दूसरा चैनल बनाएं जिस पे हम सिर्फ 2D 3D मतलब डिजाइनिंग के बारे में, टूल डिजाइनिंग के बारे में, उसके लिए अलग चैनल बनाते हैं, इसके लिए एक चैनल हम ये रहने देते हैं। मेरी सोच ये है, आप लोग क्या कहते हैं एक बार अपना कमेंट सेक्शन में राय जरूर दीजिएगा कि चैनल अलग बनाया जाए डिजाइनिंग का और इसके लिए प्रैक्टिकल के लिए ये रखा जाए, ये सही रहेगा या फिर सब कुछ एक में ही किया जाए? जैसा आप लोग राय रहे प्लीज़ एक बार कमेंट कर बताइएगा। ये 5 क्वेश्चन थे, आप लोगों को काफ़ी चीज़ देखने और सीखने को मिल गई होगी, और बहुत सारे जो वीडियो अपने पास हैं चैनल पे ना, उसको आप देख लीजिएगा। जो मतलब पहली बार आता वो बंदा जरूर देखे, क्योंकि यार हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया देखने और सीखने को मिलेगा। और मैं हो सकता है ऐसे हमेशा मैं कमेंटों को पिक करता रहूँगा ताकि आप लोग क्वेश्चन भी क्लियर होते रहें। और कई सारे क्वेश्चन हैं जैसे कि डिजाइनिंग ऊपर वीडियो बनाइए, उसको हालांकि मैंने आपसे पूछ ही लिया कैसे बनाना है, मतलब इसी चैनल पे अलग चैनल पे। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे थे हीट ट्रीटमेंट के ऊपर, यानी कि हार्डिंग के ऊपर, वो उसके ऊपर बनाइए, वो बता दूंगा मैं आपको। दूसरा क्वेश्चन ये भी था आप लोगों का ब्लैंक का साइज कैसे निकालते हैं, वो भी बता दूंगा। तो ये सब चीज़ें मैं बता दूंगा। ब्लैंक वाला साइज वाला आपको पहले क्लियर कर दूँ, उसके कई तरीके हैं। एक तो हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। दूसरा एक ऑटोकैड से निकालते हैं। तीसरा हम 3D यानी एनएक्स या सॉलिडवर्क में निकालते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, चाहे आप सॉलिडवर्क में निकाल लीजिए, चाहे आप एनएक्स में निकाल लीजिए, चाहे आप ऑटोकैड में निकाल लीजिए, लेकिन रियलिटी वही होती है जो आप खुद से प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये चीज़ें हालांकि मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, सबका अलग अलग दिखा दूंगा कहाँ पे किस तरीके से निकाला जाता है। तो यार दोस्तों वीडियो लंबी हो गई होगी, सॉरी इसके लिए। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो यार एक लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर भी कोई क्वेरीज हो तो एक बार कमेंट कर जरूर बताइएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा, टाटा बाय बाय।